प्यारे बच्चों, यदि आप भी 1 फरवरी को बायोलॉजी जीव विज्ञान का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो आज के क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान का सबसे ज़्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में 1 फरवरी को जो है ना श्योर है कि पूछे जाएंगे। तो क्लास को पूरा देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को आप सभी मेरे साथ साथ जो है ना याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन में आप सभी को डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि पिछले कुछ सालों से जो है ना बायो का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सभी चाहते हैं बायो में जो है ना 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही करना, तो आज की क्लास का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर हाल में याद कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है ना क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में जो है ना शेयर कर दीजिएगा, ओके। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निषेचन के बाद बीज के बीच आवरण किससे बनता है। यहाँ पर बताना है जो निषेचन होता है मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जो बीज के बीच जो बनता है यानी मिडिल में आवरण, तो वो किससे बनता है। क्या भ्रूणकोश, इंटेग्यूमेंट्स, बीजांड, चला जा। तो याद रखिएगा एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो इंटेग्यूमेंट्स से बनते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर देखेंगे, आपके स्क्रीन में आ चुका है। पूछा गया है निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है। यहाँ पर आपको बताना है प्यारे स्टूडेंट, इनमें से कौन है जो फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है। कोरोला, बीजांड, कैलिक्स या फिर फल। तो याद रखिएगा दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा। जो बीजांड है, बीजांड बहुत जरूरी है निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। राइट आंसर दो का बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, देखिए हार्ड क्वेश्चन है मानते हैं, लेकिन आपको ये सब क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। अगर आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में अगर हार्ड क्वेश्चन आया ना, इससे यानी बाहर एक भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और आपको पता है यही सब क्वेश्चन जो है ना 2024 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से याद कर लीजिए। तीसरा नंबर देखिए, एम्ब्रायोसेक यानी जिसको हम लोग भ्रूणकोश कहते हैं, उसके प्रवेश करते समय पराग नलिका में क्या होते हैं। 2 नर युग्मक, 2 नर केंद्रिका, 4 नए युग्मक, 3 नए यानी नर युग्मक। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा भ्रूणकोश का जो प्रवेश होता है उस टाइम जो रहता है ना पराग नलिका में, तो वो क्या रहता है, तो याद रखना है 2 नर युग्मक रहता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं, आपके स्क्रीन में है, नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है। यहाँ पर आपको बताना है जो नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है तो वो कौन, भ्रूण या फिर अंतभित्ति दाना, भ्रूणपोष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा वो भ्रूणपोष होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखेंगे, पूछा गया है मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में यानी प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स में ऑटोसोम्स की संख्या होगी। यहाँ पर ऑटोसोम्स की संख्या पूछा है, तो बताएंगे। तो मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में, ये क्वेश्चन मंथली एग्जाम में आपको बार बार पूछा गया है, मैंने देखा है, और आपका सेंटअप एग्जाम में भी पूछा है। तो याद रखिएगा, देखिए मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में जो यानी ऑटोसोम्स की संख्या होती है तो 44 होती है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर यहीं पर हम लोग को क्रोमोजोम्स मतलब कि गुणसूत्र की संख्या पूछ देता तो गुणसूत्र जो है ना आपको 46 लगाना है, ओके। चलिए अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है जो पुष्पीय पौधे होते हैं उसके जो भ्रूणपोष होते हैं उसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। तो मैंने बार बार बताया कि भ्रूणपोष जो है वो त्रिगुणित होता है यानी 3n होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 7 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए प्यारे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युग्मक बनने की क्रिया जो कहलाता है वो क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा 7 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंड जनन कहलाता है। और अंडा बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अंड जनन, और युग्मक बनने की क्रिया युग्मक जनन कहलाता है, ओके। याद रखिएगा युग्मक बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन और अंडा बनने की प्रक्रिया अंड जनन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर, हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। देखिए जो हाइड्रिला में रंध्र पाए जाते हैं वो कहाँ पर, पत्तियों पर, तने पर, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। हाइड्रिला में रंध्र जो है पत्तियों पर भी नहीं पाए जाते हैं और तने पर भी नहीं पाए जाते हैं, तो ए और बी तो होगा नहीं। तो राइट आंसर यहाँ डी, इनमें से कोई नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट 9 नंबर चलेंगे, पूछा गया है परागकण का बाह्य चोल बना होता है। यहाँ पर आपको बताना है जो परागकण का बाह्य चोल बना होता है तो वो किससे बना होता है, पेक्टोसेलुलोज, लिग्नोसेलुलोज, स्पोरोपोलेनिन, परागकीट। तो याद रखिएगा 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा। परागकण का बाह्य चोल जो बना होता है वो स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है, पूछा गया है अनुन्मील्य परागित फूल होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है जो अनुन्मील्य परागित फूल होते हैं वो क्या होते हैं, कीट परागित, चमगादड़ परागित,
परागित, स्वपरागित, जल परागित। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुन्मीलिय परागित जो है ना ये स्वपरागित होते हैं, मतलब कि खुद से परागन करते हैं। ओके, नेक्स्ट 11 नंबर देखिए पूछा गया है अंड समुच्च बना होता है। यहाँ पर पूछा गया है जो अंड समुच्च है वो किससे बना होता है? अंड कोशिका, सहायक कोशिका, ए और बी दोनों, या फिर प्रतिव्यासांत कोशिका। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा। ठीक है, अंड समुच्च जो बना होता है वो अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों से बना होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए पानी द्वारा पर परागन को क्या कहते हैं? देखिए प्यारे स्टूडेंट, जो पानी द्वारा परागन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वायु परागन, जल परागन, कीट परागन, इनमें से सभी। तो आपको पता है कि पानी द्वारा परागन होगा तो वो क्या कहलाएगा? जल परागन ही न कहलाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। और हवा के द्वारा होने वाले परागन वायु परागन कहलाता है, और कीट के द्वारा होने वाले परागन को हम लोग कीट परागन कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। ओके, 13 नंबर देखेंगे प्यारे बच्चों, पूछा गया है यहाँ पर काइजमा किस अवस्था में बनता है? देखिए जो काइजमा बनता है ये कौन से अवस्था में? क्या समसूत्री कोशिका विभाजन अवस्था में, या एमाइटोसिस कोशिका विभाजन में, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ये सब क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, मुझे पता है आपके बारे में कि आप लोग ये सब क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, लेकिन आपको हार्ड लग रहा है तो कोई बात नहीं प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप ना प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, मॉडल पेपर हर जगह तो आप करते ही हैं। अगर ये सब क्वेश्चन आप कर लिए ना तब देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम में। ठीक है, देखिए काइजमा किस अवस्था में बनता है? तो याद रखिएगा 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनता है। ठीक है, याद ना हो 2 से 3 बार देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है आपको? नहीं होगा 2x में देख लीजिएगा। 14 नंबर देखिए निम्नलिखित में कौन सा परागकण के वर्तिकाग्र पर शुरू में परागन में गमन करता है? यहाँ पर गमन होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो परागकण के वर्तिकाग्र पर शुरू में ही परागकण में गमन करता है? तो याद रखिएगा Ca++। ठीक है, ये क्वेश्चन आप मेरे से लिख कर ले लीजिए, इस बार आने वाला है 100%। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। देखिए परागकण के वर्तिकाग्र पर शुरू में ही परागकण में जो गमन करता है वो Ca++ करता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए 15 नंबर पूछा गया है परागकण में मौजूद ऑक्सीजन किसकी वृद्धि में मदद करता है? इनमें से कौन है जो परागकण में मौजूद ऑक्सीजन में की जो बढ़ोतरी है उसमें मदद करता है? तो याद रखिएगा 15 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परागनली एवं अंडाशय। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 16 नंबर पूछा गया है परागकोश संबंधित है। परागकोश जो जुड़ा हुआ है वो किससे? परागकण निर्माण सेना से, परागकण विकास में, पुष्प कलिका के खुलने से, या फिर स्टिग्मा वर्तिकाग्र द्वारा यानी परागकण का ग्रहण। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि परागकोश का काम है पुष्प कलिका के खुलने का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुष्प कलिका के खुलने से जो यानी खुलने की जो प्रक्रिया है वो जो है ना परागकोश है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 16 का सी हो जाएगा। 17 नंबर देखेंगे परागन का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको सब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, आप याद कर लीजिए 100%। देखिए पूछा गया है परागन का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन जो है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछ दे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं तो याद रखिएगा यानी परागन या परागन का परागकोश से निर्माण और विभेदन को यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। 18 नंबर देखें किसी डाइथेसियस परागकोश में होता है। यहाँ पर देखिए कोई भी डाइथेसियस है उसमें जो है क्या होता है? तो याद रखिएगा 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार जो है ना माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए 19 नंबर आपके स्क्रीन में है, किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है? इनमें किसमें जो है ना परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो याद रखिएगा 19 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पोर मात्र कोशिका में। ठीक है, राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप किसमें जो है परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होगा? तो स्पोर मात्र कोशिका में। 20 नंबर देखें किसमें परागकण का निर्माण होता है? यहाँ पर बताना है परागकण का निर्माण किसमें होता है? परागकोश में, वर्तिकाग्र में, तंतु में, पोलन सैक में। तो आपको क्वेश्चन सीधे भी पूछ सकता है कि परागकण का निर्माण कहाँ होता है, तो आप उत्तर इसका याद रखिएगा परागकोश में। ओके, राइट आंसर 20 का ए हो जाएगा। 21 नंबर देखें, यहाँ पर है ओहरा नहीं, यहाँ पर है दोहरा। ठीक है, यानी डबल फर्टिलाइजेशन, कहीं कहीं मिस्टेक हो गया होगा टाइपिंग में। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा आप सभी। दोहरा निषेचन में जो संयोजन होता है वो किसका?
क्या एक एक यानी एक और दो शुक्राणु केंद्रक एवं अंडाणु केंद्रक के साथ ध्रुव केंद्रक का, एक नर युग्मक एग के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का सिनर्जिट के साथ, या फिर एक नर युग्मक का एग के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ, बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा 21 का। तो बहुत बढ़िया प्यारे स्टूडेंट, याद रखिएगा दोहरा निषेचन में जो संयोजन रहता है यानी डबल फर्टिलाइजेशन में जो मिलन रहता है वो एक नर युग्मक का जो एग रहता है अंडा और दूसरे जो नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक है यानी डबल जो न्यूक्लियस है उसका जो है साथ जो संयोजन होगा उसी से दोहरा निषेचन होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखना है, आपको गलती नहीं करना है। 22 नंबर देखिए पूछा गया है दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है। तो मैंने आपको बता दिया दोहरा निषेचन जो है वो किसका विशेषता होगा। तो 22 का राइट आंसर ए होगा, द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री या फिर सभी आवर्त बीजी का। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर जो है ना 22 का ए हो जाएगा। चलिए 23 देखेंगे, त्रिसंचयन है। इससे पहले मैं आपको डबल फर्टिलाइजेशन बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रिपल जो है फर्टिलाइजेशन पूछा है। तो ट्रिपल फर्टिलाइजेशन में जो ना एक नर युग्मक का दो ध्रुव केंद्रक के साथ एम्ब्रायोसेक में संचयन होता है। ठीक है, राइट आंसर 23 का ए हो जाएगा। 24 नंबर देखें, बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये, यहाँ पर आपको बताना है बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद क्यों कहा जाता है। तो याद रखिएगा क्योंकि ये जो है ना युग्मक के साथ संयोजन से निर्मित होते हैं जिस वजह से बीज को जो है लैंगिक जनन का उत्पाद कहते हैं। 24 का राइट आंसर ए होगा। अब देखें यहाँ पर 25 नंबर 25 पूछा गया है आवर्त बीजी में भ्रूणपोष होते हैं। तो आवर्त बीजी में भ्रूणपोष क्या होगा, एक गुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। तो प्यारे स्टूडेंट मैंने ये क्वेश्चन बताया था आपको कि भ्रूणपोष में जो है आवर्त बीजी का जो यानी क्रोमोजोम्स होते हैं मतलब कि गुणसूत्र की संख्या तो वो त्रिगुणित होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर, पौधों में लैंगिक जनन को सर्वप्रथम किसने खोजा। तो पुष्पीय पौधों में बताए थे कि पुष्पीय पौधों में जो है लैंगिक प्रजनन की खोज जो किए थे वो कोमेरा रेंस ने किए थे। राइट आंसर 26 का बी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है पुष्पीय पौधों में एकलिंगी नर पुष्प को कहते हैं। यहाँ पर पूछा गया है पुष्पीय पौधों में एकलिंगी नर पुष्प को क्या कहेंगे, पुष्प योनि संबंधी, द्विलिंगी, एकलिंगी या फिर पुंकेसर। तो आराम से बता देंगे एकलिंगी नर पुष्प को एकलिंगी ही न कहेंगे। राइट आंसर 27 का सी हो जाएगा। नहीं, यहाँ नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पर पुष्पीय पौधों में एकलिंगी नर पुष्प को पुंकेसर कहते हैं। राइट आंसर डी होगा। ठीक है, और यहीं पर बात करें पुष्पीय पौधों में जो है एकलिंगी मादा पुष्प को क्या कहते हैं, तो जायांग कहते हैं। ठीक है, जायांग कहेंगे किसको, एकलिंगी मादा पुष्प को, और एकलिंगी नर पुष्प को हम लोग पुंकेसर कहेंगे। ठीक है, राइट आंसर डी होगा। सॉरी गलती बता दिए थे। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर, पुष्प केसर का उपजाऊ भाग है। यहाँ पर आपको बताना है 28 में पुष्प केसर का जो उपजाऊ भाग है तो वो कौन सा है, परागकोश, परागतंतु, संयोजी तंतु, बीजांड। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 28 का जो ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परागकोश। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन में है, पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है। पुष्प अंग जो है किसका रूपांतरित भाग है, पत्तियों का, शाखाओं का, स्पोरेंजिया का, अग्र मेरिस्टेम्स का। तो याद रखेगा पुष्प अंग जो रूपांतरण है वो किसका, तो 29 का ए हो जाएगा, पत्तियों का। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है ना प्यारे स्टूडेंट। 30 नंबर देखिए, एम्फीमिक्सिस से तात्पर्य है, एम्फीमिक्सिस से क्या तात्पर्य है, तो आप याद रखेंगे नर एवं मादा प्रतिकेंद्रिका का संयोजन से तात्पर्य है या फिर जुड़ा हुआ है। ठीक है, एम्फीमिक्सिस में क्या होता है, नर और मादा प्रतिकेंद्रिका का संयोजन होता है, मिलन होता है। ठीक है, राइट आंसर 30 का भी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर आप सभी का जो है ना बायो का टॉप 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 फरवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपका ये क्लास 1 फरवरी के लिए है। तो आप सभी से उम्मीद है ये क्लास आप सभी पूरा देखे होंगे। और ठीक है, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, आप सभी अगर फ्री PDF चाहते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और गेस्ट क्वेश्चन चाहते हैं तो इस नंबर में कॉल मैसेज कर लीजिएगा, मिल जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ये वाला क्लास में। ठीक है, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपना जो है स्टडी जारी रखिए। ठीक है, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।